This conference will now be recorded. Is my voice audible to all? Yes, sir. Fine. तो yesterday हम बात कर रहे थे कभी स्टार्टअप्स जब हम फॉर्म करते हैं तो कोई भी स्टार्टअप उसके लिए हमें डेटा को कलेक्ट करके रखना पड़ता है ना? और जब डेटा की बात हुई तो ये डेटा होगा कैसा? कहाँ पर प्रेजेंट होगा? किस तरह के फॉर्म में होगा? तो कभी-कभार लोग जब स्टार्ट हुआ था 2000, 2003 जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होती, छोटी-छोटी कंपनीज होती हैं जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से छोटा होता है या जिनको इतने डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? वो डेटाबेस यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे टीसीएस है, विप्रो है, दीज़ आर आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनीज़। तो अगर ये डेटाबेस पर जाएँगी तो शायद उतने इनइफेक्टिव रिजल्ट पाएँगी, है ना? इसीलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है? यहाँ पर आया है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड और सर्वर्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कहाँ पे? टू स्टोर द डेटा फॉर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के लिए जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है? क्लाउड या सर्वर पर। अब कल बात हो रही थी तो कल किसी ने कहा कि सर अभी हम अगर कोई स्टार्टअप फॉर्म करते हैं और सपोज करो हमने ऐसा स्टार्टअप, अच्छा एक स्टार्टअप कैसा हो सकता है? सर हमने डेटा प्रोवाइडर बन गए, डेटा प्रोवाइडर टू ऑल द स्मॉल स्केल टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, और टू स्मॉल स्केल ई टेक एजुकेशन, ठीक है। अब आपने कहा कि सर ये कैसे होगा, ये तो समझ में नहीं आया व्हाट दिस एक्चुअली मीन स्मॉल स्केल ई टेक कंपनी और टू स्मॉल स्केल टेलीकॉम कंपनी। हमारे डेटा से हम इनको कैसे क्या कर सकते हैं? आपने सुना होगा गाइस, जैसे आप कोई भी एक एप्लीकेशन की बात कर ले, कहीं कोई भी एक डिवाइस आप एक्टिवेट करते हैं तो आपसे उसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन पूछता है, ठीक है। जैसे आप सपोज करो आपने कहा कि सर हम ना व्हाट कैन आई से वी कैन मेक अ फ्यू, अच्छा जैसे गेम्स होते हैं, कभी कभी गेम्स को लॉग इन करके ओपन करना होता है, ठीक है। उसमें वो आपसे आपका क्या पूछ सकता है? नेम पूछ सकता है, आपका एज पूछ सकता है, आपका सिटी पूछ सकता है, आपके सिटी को बिलोंग करता है, आपको मोबाइल नंबर, स्पेशली आपकी ईमेल, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। जो गेम लॉगिन है वो एक पर्सन नहीं कर रहा है, वो मिलियंस है, ऑल द अराउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब में वो मिलियन लोग हैं। मिलियन मीन्स 10 की पावर 6, ठीक है। तो गाइस इन सब का डेटा एक एक्सेल फाइल में तो हो नहीं सकता। क्या आपने कहा चलो हम एक एक्सेल फाइल बना लेंगे या हम एक सीएसवी फाइल बना लेंगे तो हम उसमें डेटा स्टोर कर देंगे? भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी, क्योंकि एप्लीकेशन फाइल से थोड़ी इंटरलिंक करेगी। जो एप्लीकेशन होगी वो तो एक सर्वर या क्लाउड पे हो या उससे लिंकेज हो रहा हो, तो उस पर्टिकुलर चीज को कोप अप करने में, ग्रैब अप करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? सर्वर या क्लाउड। अब क्लाउड पे एकदम से जंप करना थोड़ा हैक्टिक हो सकता है, तो हम सर्वर पर बात करते हैं। अच्छा आप किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं? आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं पाइथन, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या एस्टेब्लिश करना है? कनेक्टिविटी इसके बीच में, आपके सर्वर के बीच। तो गाइस जो सर्वर होता है वो कॉस्टली होता है, वो फ्री में तो अवेलेबल होता नहीं, ठीक है। कि आप सोचो आईबीएम के सर्वर पर जाके आप अपना काम कर लो, भाई आईबीएम अपने सर्वर को अपने लिए यूटिलाइज करेगा। आप सोचो कि हम एप्पल के सर्वर पर जाके, तो ऐसा नहीं होता है। बट
जब लोग कुछ सीखते हैं, जैसे किसी ने कहा कि हम एक वेबसाइट डेवलपमेंट का स्टार्टअप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा, कोई एक नया पर्सन है जिसको कुछ नहीं आता, ही डोंट नो एनीथिंग, तो उसने कहा सर मैं एक स्टार्टअप ओपन करना चाहता हूँ वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। अच्छा, वो उस पर दो रास्ते हैं, ही हैज टू वेज, फर्स्ट हायर पीपल एंड मेक देम वर्क, और दूसरा क्या है, लर्न ऑन ओन एंड देन हायर एंड मेक देम वर्क। आप लोग कौन सा, सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग कौन सा वे से जाएंगे अगर आप एक वेब डेवलपमेंट का स्टार्टअप ओपन करते हैं, लाइक आजकल पहले जैसे शादी.com, ठीक है, नौकरी.com, सेकंड वाला है ना, ये क्यों चुनेंगे, इसका भी एक रीजन होता है ना, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए। जैसे आपका एक डेवलपर आया, आपने उसको अपना आइडिया बताया, और आपका जो डेवलपर है वो कह रहा है कि सर 10 days लग जाएंगे, ठीक है, इन दिस केस यू डोंट नो एनीथिंग। और जब आप खुद से पढ़ चुके होंगे, व्हेन यू नो, तो क्या कर सकते हो आप, जो आपका डेवलपर आपको फूल कर रहा था, यू कैन फायर हिम, है ना, कि भाई तुम बेवकूफ ना बनाओ कंपनी में, तुम जाओ और किसी और को बनाना, ठीक है। अच्छा, अब आप सीखोगे कैसे, क्योंकि यार अगर आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करने हैं तो पहले तो आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अपने सिस्टम में बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, सबसे बड़ी बात तो यहाँ फंसती है कि सर बनेगा कैसे। तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेगा पाइथन में, यार पाइथन के पास है लाइब्रेरी, जिसको कई लोग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, और जिसका नाम आपने हर जगह आजकल सुना होगा, जिसको कहते हैं जेंगो, ठीक है। आपने जेंगो अपने सिस्टम में लिया और उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, और भाई आप बड़े खुश, यू आर वेरी हैप्पी, यो ये तो बहुत सही चला। प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम अगेन, दैट इज, प्रॉब्लम क्या फंस रही है, प्रॉब्लम अभी वो भी फंस रही है क्या, कि वेयर द डेटा विल बी स्टोर्ड। सबसे बेस्ट कॉमन सॉल्यूशन था लोगों का MySQL, ये सर MySQL यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद लोग कहाँ स्विच हुए, सर पोस्टग्रे यूज कर लो। अब आप कहोगे सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे इंटरलिंक करता है। अरे कभी ये सोचो, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपके सामने एक चैट विंडो ओपन होती है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप उस चैट विंडो से पूछते हो और वो चैट विंडो आपको गाइड कर देती है ना। अब वो चैट विंडो कैसे, उसका दिमाग कहाँ है, जैसे हमारे पास माइंड है, हम अपने माइंड में डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, तो उसका जो माइंड होगा वो भी तो एक सर्वर पर ही होगा, उसके लिए जो डेटा की फीडबैक होगी वो भी तो सर्वर पर ही होगी, कि भाई पहले डेटा उसने ऐसा देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब नया मोबाइल लेके आते हैं, ठीक है, आप उसमें कुछ टाइप करते हैं, तो आपको शायद जो सजेशन होते हैं वो नहीं मिलेंगे, यू डोंट फाइंड, 1 month के बाद यू फाइंड सजेशन, यस और नो, आपको सजेशन दिखते हैं टाइपिंग में, अरे क्या आप ये टाइप करना चाहते हैं या आपका मीनिंग ये है। इसका मतलब क्या है, वहां पर भी वो एडेप्टिव लर्निंग करी है, आपका जो मोबाइल ऐप है ना, उसने क्या करी है, एडेप्टिव लर्निंग, मतलब टाइम के साथ वो लर्न हुआ है, इसका मतलब वो आपको सजेस्ट कर रहा है। तो ये भी तो एक बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यस और नो, ओके। अब बात होती है डेटाबेस पे, तो गाइस देखो, कोई डेटाबेस एक्सेस करने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग क्या कर ले हैं, लोग MySQL सर्वर से भी यूज कर लेते हैं, वरना PHP का एक सर्वर है XAMPP, उससे भी कर लेते हैं, बट हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस केवल क्या करना है, अपने जो फॉर्मेट होता है या जो सर्वर होता है उसका बस प्लग इन कर देना है, सारा काम पाइथन कर लेगा हमारा, है ना। तो जस्ट गिव मी 1 second, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन।
Guys, is my screen visible to all? Yes, sir. Fine. So can you see MySQL server and PHP XAMPP? Yes, sir. फाइन। तो अब क्या हुआ? अच्छा, अब देखो पाइथन जो मैंने कल ओपन करके दिखाया था ना, उसके भी कई सारे आईडी होते हैं। तो जैसे कल हम बात कर रहे थे जुपाइटर नोटबुक पे, एक होता है स्पाइडर, ठीक है। बट ऑलरेडी हम जुपाइटर पे चल ही रहे हैं, तो मैं वही ओपन करता हूँ और उसके साथ स्टार्ट करता हूँ। तो जस्ट गिव 1 सेकेंड। यार आज 8 ही कैसे रह गए एकदम से? ओनली 8 स्टूडेंट्स। दिस वाज अ सडन ड्रॉबैक। काफी ज्यादा एट्रिशन रेट हो गया स्टूडेंट्स का, नॉट ज्वाइनिंग द क्लास। अब एट्रिशन रेट भी गाइस पता, आईबीएम के लिए एक बार बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर गया था। क्या हुआ था? आईबीएम इज अ बेस्ट कंपनी टू वर्क विद, बट व्हाट हैपेंस, कभी कभार कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनमें काफी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर्म हो जाते हैं। नाउ दैट रूल डजंट फॉर्म बाय द अपर मैनेजमेंट, दैट रूल इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोजेक्ट्स एंड क्लाइंट्स। Now suppose client is working 10 hours, so IBM person should also be there for 10 hours. Okay. But IBM will provide him extra money for that 1 hour or 2 hour. But the person will not be very agreeable ना, कि यार 8 घंटे की जॉब है 10 घंटे क्यों रुकूं। तो उस कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग, अब प्रोजेक्ट 10 साल का है, अब 10 साल तक तो कोई पागल होगा नहीं, तो क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं कंपनी। ना कंपनी छोड़ना बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि सपोज करो एक कंपनी में 10 साल से एम्प्लॉय काम कर रहा हो और वो एकदम से चला जाए, तो वो जो प्रोसेस उसने मेंटेन करके रखा है उसको चलाने के लिए दूसरा बंदा हायर करेगी, उसमें इन्वेस्ट करेगी, उसको समझाएगी क्या होता प्रोसेस। तो ये एट्रिशन बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी। तो उस चीज को दूर करने के लिए मशीन लर्निंग एआई के अंदर एक केस स्टडी भी है जिसको कहते हैं एट्रिशन रेट डिडक्शन। मतलब आप ऐसा क्या लगाएं, ऐसा कौन सा मॉडल अप्लाई करें कि आईबीएम को पहले ही पता पड़ जाए कि ये बंदा जाने वाला है या ये बंदा रुकने वाला है। अच्छा, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हुए थे। जस्ट गिव 1 सेकेंड, लेट मी ओपन अ न्यू नोटबुक। सो ये नोटबुक मेरी लोकल मशीन में है गाइस, दिस नोटबुक इज माय लोकल मशीन, ठीक है। वैसे ही दिखेगी, कोडिंग आपकी वैसी ही रहेगी, सेल आपका वैसे ही रहेगा, दे डू नॉट हैव एनी चेंजेस। बस यहाँ पे रन करने के लिए उनने सेपरेट बटन यहाँ पर दे रखा है ऊपर रन का, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर सेम। नाउ भाई, वी आर ऑन अ पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है। हम कहाँ पर हैं? हम पाइथन स्क्रिप्ट पर हैं। ये हमारी पाइथन स्क्रिप्ट, ये हमारा डेटाबेस सर्वर। वैसे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। सो वी आर ऑन दिस एंड व्हाट वी हैव टू मेक, वी हैव टू कनेक्ट, वी हैव टू मेक अ कनेक्शन, ताकि अगर मैं इस तक इसके इससे कुछ रिक्वेस्ट करूं, मैं कहूं कि सर्वर पाइथन script has request you to provide the data of IOCL suppose, तो सर्वर से IOCL का डेटा हमारे स्क्रिप्ट के पास आ जाए, है ना। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है भेजने का रिक्वेस्ट और डेटा गेट करने का वहां से, ये सारा एक एपीआई के थ्रू होता है, ठीक है। अब एपीआई के फॉर्म में आप उसको लाइब्रेरी समझ लो, आप उसको पैकेज समझ लो, या एपीआई लिंक समझ लो, ठीक है। नाउ अब ये काम होगा कैसे सर? यहाँ पे हम बैठे हैं, डेटा हमारा वहां पर है, ए पॉइंट पर है, डेटा बी पॉइंट पर है, डेटा यहाँ पर कैसे आएगा? तो इसका जो काम हो गया वो किसने कर दिया? वो एक मॉड्यूल ने कर दिया जिसको कहते हैं पाइथन का ही है, माई एसक्यूएल, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी ने आपका काम कर देगा।
अच्छा, ये लाइब्रेरी आपकी ऑलरेडी पाइथन में नहीं होती है, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कैसे करते होंगे कोई भी मॉड्यूल को? तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो एक सर्च विंडो होती है आपकी, ठीक है। उस सर्च विंडो में आपको क्या लिखना है, आपको बस ये चीज लिखनी है, एनाकोंडा। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को आप ओपन करना। जब एनाकोंडा प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होगी, इट्स लाइक सीएमडी, आपको सीएमडी नहीं ओपन करना है, आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना है। इस एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको एक छोटा सा कमांड लिखना है। जैसे आपको जो दो ये वर्ड है ना, वो तो कॉमन रहेंगे हर चीज में, पिप इंस्टॉल। अब गाइस ये तो रहता है कॉमन। उसके बाद आप उसका नाम लिखते हैं उस मॉड्यूल का, जिसको क्या कहते हैं, पाई माई एसक्यूएल, ठीक है। ये है आपके मॉड्यूल का नेम, पाई माई एसक्यूएल। उसके बाद आप इसको कर देंगे कंट्रोल एंटर। तो ये क्या करेगा, जो पिप मैनेजर है वो इंटरनेट से, आपको इंटरनेट कनेक्ट ऑन रखना पड़ेगा, वो वहां से क्या करेगा, सारी चीज आपको डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। मैंने और मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पर आपके पास सामने स्क्रीन पर आ जाएगा थोड़ी देर में कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड फॉर PyMySQL in C drive, फाइन। सर इंस्टॉल PyMySQL के बाद क्या एंटर करना है? कंट्रोल प्लस? नहीं, सिंपल एंटर कर देना है आपको। आपको लिखना है पिप इंस्टॉल PyMySQL और सीधे एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे वो खुद डाउनलोड कर लेगा उसका रिक्वायर पैकेज फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। यस सर। ओके, तो अब जैसे ये हो गया, बट हमें उसके साथ क्या चाहिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई थिंक द स्क्रीन हैज बीन फ्रीज्ड, ठीक है। स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है, तो मैं उसको एक बार और शेयर करता हूँ स्क्रीन। होप नाउ द स्क्रीन इज विजिबल नाउ, इट्स ओके, फाइन। यस सर। फाइन। तो अब क्या चाहिए गाइस, अब चाहिए एक सर्वर। अब सर्वर खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, सर्वर हम कौन सा यूज कर लेंगे, PHP का ZAMP, ठीक है। या अगर किसी के पास नहीं है तो MySQL सर्वर भी यूज कर सकता है, ऐसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो फर्स्ट लेट मी ओपन ZAMP। अब कहोगे सर ZAMP है क्या, कहां पर अवेलेबल होगा, तो जस्ट लेट मी कम अप हियर, वेयर इज ZAMP, Python, in Python you will find, just give me 1 second, and okay, now this is ZAMP, this is ZAMP installer, okay. From here you can download it. You have to come to this particular download button. It will land you on this particular page. On this page what you have to find, you have to find that you are going for Windows or you are going for Linux. So when you come down on this particular window, you'll find you have Linux, you'll find you have OS एंड मेनी मोर, ठीक है। तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो जिस ड्राइव में आपने इसको रखा हुआ है, जिस ड्राइव का मतलब जिस ड्राइव में आपने इसको स्टोर करा है, आपको वहां पर जाना है। तो दिस इज स्टोर्ड इन माय C ड्राइव, ये मेरे C ड्राइव में इंस्टॉल्ड है। सो आई विल गो टू द माय कंप्यूटर C ड्राइव, okay. Now within C drive I have a specific folder called ZAMP. Now you can see that I have a specific folder called ZAMP, okay. Now when I double click on this, you'll find that I have multiple subfolders within that particular one folder. Now for that basic understanding, what I will try to do,
I will come down. Within this folder, I will come down and I will open XAMPP controller. What I will open? I will open XAMPP controller. Down the way, on this particular icon, I will open this XAMPP controller. XAMPP controller open. So guys, can you see the XAMPP controller control panel on my screen? Guys, can you see the XAMPP controller on my screen? Yes, sir, it is visible. Okay, fine. So what you have to open? You have to open this port that is called MySQL. This is the second one port. You only have to click on start. You don't have to do anything. Just click on this particular start. अब देखो स्टार्टअप में डेटा का जो स्टोरेज है वो कोई डेटाबेस रखेगा, आपने यहां से उसको इंटरनली एक्टिवेट कर लिया, ठीक है, फाइन, ये ओके हो गया। उसके बाद आपको उसका कमांड विंडो भी ओपन करना पड़ेगा। तो कमांड विंडो के लिए आप ऊपर आएंगे और यहां पर जाएंगे MySQL पे, ठीक है। MySQL आपने ओपन करा फोल्डर, उसके अंदर एक होता है बिन फोल्डर। अच्छा, अब आप कहोगे सर आप बहुत जल्दी स्टेप बता रहे हैं, अब ये स्टेप हमें कैसे पता होंगे? तो डोंट वरी, मैं आपके जो सर है ना उनके साथ ये पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगा, इसकी कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किस फोल्डर में आना है, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी कोई एरर या इशू सॉल्व ना करना पड़े। तो इसके अंदर बिन के अंदर जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर ऊपर वाला जो पाथ होता है वहां पर आप लिख देंगे CMD। तो CMD एंटर करने का मतलब क्या है, आप एक कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन कर रहे हैं, किस लोकेशन पर? भाई सी ड्राइव में, XAMPP में MySQL, और MySQL के अंदर कौन सा फोल्डर गाइस? बिन फोल्डर, ठीक है। आप इस लोकेशन पर आके उस पर्टिकुलर चीज को ओपन करना चाहते हैं, वहां पर आके आपको कमांड लाइन एक्टिव करना है। आप लिखेंगे MySQL -user root -h 127.0.0.1 control enter. Fine, you are on the way, you have done the half work. Now you don't have to come up here, you have kickstart your server, fine. अब कहां पर बात करेंगे? डायरेक्ट पाइथन पे। Now we are working up here, we are working on this, okay. So guys, can everybody collect from the point कि अब हम कहां पर हैं? सभी को दिख रहा है? Yes, sir, Jupyter. ओके फाइन। तो अब सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? वो लाइब्रेरी। तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट MySQL। इसको रन करके देखिए कि वाकई में इंपोर्टेड है। रन करा और सामने लिख के आ गया 1, इसका मतलब है ये परफेक्टली फाइन रन हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अपने जुपाइटर जो नोटबुक है उसको किससे कनेक्ट करना है? XAMPP, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे? तो गाइस, आप जब एक डिश टीवी का कनेक्शन लेते हो किसी छोटे से केबल कनेक्शन वाले से, तो वो आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें भी एक कनेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या बनाता हूँ, मैं कन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, या कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाया। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको सब्सक्राइब नाम से बना देते हैं। नाम से एक वेरिएबल बनाए कि सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन के लिए कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा PyMySQL डॉट कनेक्ट। अच्छा, कनेक्ट करना है। तो गाइस, जो भी सर्वर होते हैं, जो भी सर्वर स्पेस होती है, सपोज करो ये हमारे पास एक सर्वर स्पेस है, यू कैन इमेजिन एनी इट डू नॉट हैव एनी फिक्स फिगर, ओके। तो गाइस, हर एक सर्वर ऐसे लिखते नहीं है, डोंट वरी।
हर सर्वर का एक आईपी होता है। क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर सर्वर पे आपका यूजर नेम क्या है, आप किस यूजर नेम को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर सर्वर पर कई सारे डेटाबेस होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, देयर आर मल्टीपल डेटाबेस व्हिच आर अवेलेबल अप हियर। नाउ व्हेन इट कम टू अ डेटाबेस, अब सपोज करो आपका स्टार्टअप का आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। अभी आपके स्टार्टअप का कोई डेटाबेस ही नहीं है ना XAMPP पर, तो सबसे पहले तो कनेक्शन लेना, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी आईपी है, मेरे इसकी आईपी कितनी रहती है, सभी के लिए रहेगी 127.0.1 आईपी हो गया, कॉमा इसका जो यूजर नेम होता है रूट होता है किसका। अगर आप इस पे बात करेंगे, हमेशा सब चीज स्ट्रिंग में देनी पड़ेंगी आपको, तो स्ट्रिंग के लिए क्या लगा देते हैं, कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे सर्वर पे कोई पासवर्ड नहीं है, अगर आप पे पासवर्ड है तो पासवर्ड दीजिए। मैं इसमें कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। अभी तो अपने स्टार्टअप का डेटाबेस बनाऊंगा ना। तो हम जो स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टअप ओपन करा टूर्स एंड ट्रैवल, तो उसके लिए लोगों ने इंक्वायरी करी कि सर हम यहाँ जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन ये है। तो पहले उसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, ताकि तभी तो हमारी वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉइड एप्लीकेशन से डेटा आएगा। तो हमने क्या करा, टूर्स एंड ट्रैवल्स से पहले पर कनेक्शन डेवलप करना है, तो हमने प्रिंट करके देखा SUR को। अगर सब्सक्रिप्शन हो गया तो मतलब हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बन गया और हमारा सब्सक्रिप्शन हो चुका है क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं मनाली टूर्स एंड ट्रैवल्स या ऑल ओवर इंडिया ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स इस तरह से। बट सबसे पहले उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। डायग्राम क्या है? डायग्राम ये है कि आप पाइथन स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपको एक सर्वर स्पेस के अंदर कुछ चीजों को मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है। अब सर्वर स्पेस पर कभी भी काम होता है डेटाबेस पे, और डेटाबेस पे लैंग्वेज चलती है, वो कौन सी चलती है, सीक्वल। इसका मतलब है आप पाइथन पे सीक्वल की लिखेंगे, वो क्वेरी एग्जीक्यूट होंगी डेटाबेस पे, परमानेंट चेंज लाएगी और आप जो डेटा लेना चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगा। बट जाएगी कैसे, कौन लेके जाएगा? पाइथन स्क्रिप्ट से यहां तक का डिस्टेंस कौन ट्रैवल कराएगा? तो वो कौन कराता है गाइस? वो आपका कराता है कर्सर। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा कर्सर ऑब्जेक्ट। कैसे क्रिएट करेंगे, आप लिखेंगे कर इक्वल टू जो सब्सक्रिप्शन आपने लिया है उसी से आपका क्या निकलेगा, कर्सर ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। एंड ओके, परफेक्टली रन, ये रन हो गया ना। अब आपने कहा कि सर XAMPP सर्वर स्पेस में कितने सारे डेटाबेस अवेलेबल है वो बताइए। भाई ऑलरेडी डेटाबेस होते हैं ना, लोग अलग अलग कंपनीज के डेटाबेस बना के रखते हैं। तो सबसे पहले चेक करा, डू वी हैव एनी डेटाबेस ऑफ आवर कंपनी, क्या हमारी कोई कंपनी का डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? तो क्वेरी क्या होगी सीक्वल की, तो क्वेरी आपको हमेशा स्ट्रिंग में लिखनी पड़ेगी, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, सिंगल कोट्स, जो आपको ठीक लगे। तो अब यहां पर क्या लिख रहा हूँ गाइस, इसमें SQL की क्वेरी। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आएगा, हाँ सीक्वल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा तो डेटा बेसिस। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेरी को क्या करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया, कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी और रन करा दिया। तो यहां से आपको एक वैल्यू मिली 19। इसका मतलब है उस सर्वर स्पेस पे 19 डेटाबेस है। बट उन डेटाबेस के नाम कैसे आएंगे? तो गाइस जो भी डेटाबेस लेके आए वो कौन लेके आया, वो कर्सर लेके आया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके लिखेंगे, एक लूप चलाएंगे, हम लिखेंगे फॉर आई इन कर प्रिंट
जैसे हम देखेंगे और आई का केवल, अब आई देखो यहाँ पर क्या निकल के आया, सारे डेटाबेस ले आया कि सर ये सारे डेटाबेस हैं, बट इसमें हमारी कंपनी का नाम नहीं आ रहा। अभी मिर्जापुर 2 भी आ गया, GUI आ गया, EVM आ गया, CMS आ गया, सैंपल आ गया, SMS आ गया, टेस्ट आ गया, वीक 1 वीक 2 वर्डप्रेस सब आ गए, बट हमारी कंपनी का नाम नहीं आया। इसका मतलब हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहली चीज है अपने स्टार्टअप के लिए, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। कैसे करेंगे, हम आएंगे, हम लिखेंगे क्वेरी क्रिएट डेटाबेस टूर एंड ट्रैवल। ये हमने डेटाबेस बना लिया। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे कर्सर के थ्रू और इसको रन करा देंगे। जैसे ही रन कराएंगे तो आपको दिखेगा 1, इसका मतलब है आपने एक सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब उस डेटाबेस को देखना है, ऊपर आए, वही क्वेरी क्या कराने, ऊपर वाली जो क्वेरी हमने रन कराई थी शो डेटाबेस वाली, उसको एक बार फिर से रन कर दो। अब 20 हो गया, इसका मतलब एक डेटाबेस ऐड हो गया होगा, और फिर इसको रन कर दो। तो जब आप नीचे आएंगे आप देखेंगे आपका टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला डेटाबेस ऐड हो गया है आपके सिस्टम सर्वर पर। क्या आपको गाइस दिख रहा है? जस्ट प्रोवाइड मी यस और नो इन द चैट विंडो। यस सर। फाइन। अब क्या हुआ, आपने कहा कि सर हमारी जो एप्लीकेशन है ना वो कुछ इस तरह की है, बड़ी सिंपल सी बना रहे हैं सर हम। तो सर यहाँ पर अपना कोई नेम एंटर करेगा, यहाँ पर एज होगी, वो कितने ग्रुप में कितने लोग हैं, और वो कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन पर जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो कॉल सेंटर वाला बंदा है वो उनको कॉल करके उनकी सारी डिटेल्स ले लेगा और बाकी दूसरे एक्सेल शीट में फॉर्म कर लेगा, है ना, ताकि उनकी टिकट वो करा पाए, बाकी सारी चीजें करा पाए। भाई ऐसी तो इंडस्ट्री काम कर रही होती है। आपसे एक फीडबैक फॉर्म ले लिया, वो फीडबैक फॉर्म किसको भेज दिया, कॉल सेंटर को भेज दिया। कॉल सेंटर वाले हर एक बंदे पे इंडिविजुअली रीच आउट करते हैं, फिर उनकी सारी अरेंजमेंट कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं, बुक कर देते हैं आके होटल्स कॉल कर करके। भाई ऐसी तो काम होता है इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले हमें टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला जो डेटा है वो है, उसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब आप कहोगे टेबल की क्या जरूरत आ गई? टेबल की जरूरत आ गई क्योंकि हमें डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में चाहिए। जैसे पर्सन का नेम एक ही कॉलम में हो, एज एक ही कॉलम में हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोबाइल नंबर उसका एक ही कॉलम में हो, लोकेशन उसकी एक ही कॉलम में हो, और नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पे नेम के साथ उसमें कितने टोटल लोग जाना चाहते हो एक कॉलम में हो, ताकि हम एक रो के अंदर एक सिंगल रो में हम उस पर्टिकुलर पर्सन का पूरा डेटा एंटर कर पाए। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आए और इसको हमने क्या करा, यहाँ पर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल सी क्वेरी लगा, हमने लिखा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम ये हमारे वो है, क्या कह सकते हैं इनको, क्वेरी या इन्फो नाम से हमने टेबल बना दी, INFO। ठीक है, उस इन्फो नाम की टेबल में हमें क्या देना है, कुछ कॉलम्स देने हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। अच्छा, नेम वेर कैर में देते हैं और वेर कैर में एक वैल्यू देता हूँ 20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नेम वाले कॉलम में अपना नाम एंटर करेगा तो वो केवल 20 अल्फाबेट लिख पाएगा। यहाँ पे अल्फाबेट डिफाइन कर सकते। उसके बाद आपने कहा कि सर हम एक नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप मेंबर, टोटल पीपल या टोटल मेंबर नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, जो कि कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि उसमें कोई 5, 10, 6 लिखेगा। उसके बाद हमने कहा चलो कोई नहीं, अब इसमें हम एक काम करते हैं, हम एक और बना देते हैं और इसको ट्रिपल कोट कर देता हूँ ताकि मल्टी लाइन कमेंट के फॉर्म में लिख पाऊँ, मतलब मल्टी लाइन्स में, एक लाइन से ज्यादा में लिख पाऊँ। यहाँ पे मैंने कर दिया मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में भी इंटीजर कर दिया कॉमा, और यहाँ पे लिख दी डेस्टिनेशन। सर आपको कौन सी डेस्टिनेशन पे जाने, वेयर कैर, और यहाँ पे लिख दे 30। भाई कोई ज्यादा वर्ड लिख सकता है, कोई कम वर्ड लिख सकता है।
और कर को क्या करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया क्वेरी पे और रन। नाउ आई विल गेट एन एरर। एरर क्या आ गया, नीचे देखते हैं एरर क्या आ रहा है। कभी कभी ऐसे एरर आ सकते हैं। क्या है, कह रहा है कि आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट ही नहीं करा। भाई टेबल किस में बनाऊं, पहले डेटाबेस भी तो सिलेक्ट करो, क्योंकि सर्वर पर इतने डेटाबेस हैं। आप कौन से डेटाबेस में ये टेबल बनाना चाहते हो, तो उससे पहले टेबल क्रिएट करने से पहले हमें अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट द डेटाबेस इन विच आर क्रिएटिंग योर। अच्छा गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आप स्टार्टअप अपना यूज कर रहे हैं, आप टूर्स एंड ट्रेवल्स के ओनर हैं, तो आपका डेटाबेस ये है, और एक आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, जैसे वो कह देते हैं मेक माई ट्रिप, ठीक है, MMT। भाई उसका डेटाबेस ये है और टूर्स एंड ट्रेवल्स का डेटाबेस ये है, ठीक है, TNT का डेटाबेस ये है। अब गाइस आपने क्या करा, आपने आपने अपनी टेबल का डेटा पता है किस में बना दिया, MMT में बना दिया। तो क्या आपके स्टार्टअप के पास कोई भी रेवेन्यू कोई भी जनरेट हो पाएगा? डू यू फाइंड कि आपके पास कोई डेटा आएगा आपके डेटाबेस में? ऑब्वियसली नॉट। आपके स्टार्टअप क्या हो गया, फेल हो गया, क्यों? गलती से भाई डेटाबेस ही गलत चुन लिया था। आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस चुनना पड़ेगा अगर टेबल बना रहे हैं अपने में, वरना आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यूज माई डेटाबेस। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, हमारी कंपनी का नाम है टूर्स एंड ट्रेवल्स। यहाँ पर आ गए, पेस्ट कर दिया, और इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। एग्जीक्यूट करा लिया, क्यू एंड फाइंड। अब हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अपना डेटाबेस। अब हम जैसे ही इसको पर्टिकुलर क्वेरी को कराएंगे रन, देखो अब कोई एरर नहीं आएगा। अब एरर नहीं आया तो आप कहोगे हमें कैसे पता पड़ेगा टेबल क्रिएट हुई भी नहीं हुई? तो एक काम करो ना, आप एक क्वेरी रन कराओ। आप लिखो कर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर लिखो शो टेबल्स। जैसे ही आप देखोगे एक टेबल आ जाएगा। आप रन कराओ फॉर आई इन कर और प्रिंट आई ऑफ 0, तो आप देखोगे इन्फो वाली टेबल क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ से थोड़ा ना सही नहीं दिख रहा, क्या अगर आप हमें थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन वहां दे सकते हैं जहां पे इसका एक्चुअल सर्वर कमांड लाइन है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड लाइन पे आता हूँ। क्या गाइस सभी को ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है कमांड लाइन वाली? यस सर। Yes, sir. फाइन। तो गाइस यहाँ पर आके आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको केवल सीक्वल की क्वेरीज आनी चाहिए और आप सारा काम कर सकते हैं, जैसे वर्क बेंच काम करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस, ये सारे डेटाबेस आ गए। देखो टूर्स एंड ट्रैवल्स भी है, तो मैं यूज करता हूँ क्या, टूर्स एंड ट्रैवल। यहाँ पे गाइज आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, कौन सी, ये सीक्वल, ठीक है। टूर्स एंड ट्रैवल्स पे हम आ चुके हैं। अब हम देखते हैं शो टेबल्स, क्या हमने कोई टेबल क्रिएट करी है? तो देखो हाँ, एक इन्फो वाली टेबल क्रिएट हो गई, हो गई। अच्छा, इन्फो वाली टेबल में सपोज करो मैंने एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ, उस फॉर्म के बेस पर डेटा आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पाइथन में ही छोटा सा एक फॉर्म बनाते हैं। तो हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं टूर एंड ट्रैवल इंक्वायरी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके। अच्छा, उसमें सबसे पहले हम यूजर से क्या मांगे, नेम मांगे। हमने कहा यार एस। अच्छा, ये आप कहोगे सर ये आप क्या लिख रहे हो? तो गाइज क्या होता है, जब हम पाइथन की बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा और एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ आपको। पाइथन में दो तरह के इनपुट होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइन, एक होता है प्री डिफाइन। अब आप कहोगे सर क्या पाइथन प्री डिफाइन करता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे होते दोनों यूजर डिफाइन है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है वो देखो। जैसे मैंने लिखा एक वेरिएबल, उसको मैंने 100 रुपीज दे दिए, ठीक है। मैं उसका आउटपुट देखना चाहता हूं, मैंने लिखा प्रिंट और लिख दिया वेर। तो गाइस
अब इस पर्टिकुलर सेल को रन कराने से पहले ही मेरे पास जो वेरिएबल था उसके पास क्या था, उसके पास उसकी एक वैल्यू थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं वेरिएबल रन कराऊं तो वैल्यू मुझसे मांगे, मतलब यूजर से मांगे, है ना। अब आप एक बात बताइए, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो मैथ्स के अंदर जो 100 होती है उसका बेस टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है या फ्लोट होता है? ये एक इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है? इंटीजर सर। ऑब्वियसली इंटीजर है। इसका मतलब हमें इसका एक डेटा टाइप प्रोवाइड करना होगा। अब आप पूछोगे क्या पाइथन को डेटा टाइप पता है, तो आप लिखो टाइप और टाइप के अंदर लिख दो वेरिएबल, तो ये आपको बताएगा ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा मुझे जो डेटा चाहिए था वो स्ट्रिंग में चाहिए था, तो मैंने क्या लगाया, बाहर लगाया str, उसके अंदर लिखा इनपुट, क्योंकि मैं यूजर से इनपुट कराना चाहता हूं। उसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में लिख दिया एंटर योर नेम, आ गया, fine. Now it will not take much time, only 20 minutes, then we will wind off, ठीक है। So just stay with me for 20 more minutes and 20 minutes will fly very fast because today I'm finding that maximum people has gone. Why? Sunday, है ना, होता है कि संडे है सर, आज क्या करेंगे, तो नो इशू एट ऑल। सो नेम हो चुका है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेन, कि आपके ग्रुप में कितने मेंबर हैं, GM इक्वल टू इंट इनपुट enter number of people in group. I something say like this. Okay, fine. Now mobile number MOB equal to int input enter mobile number, ठीक है। और लास्ट में destination equal to str input enter destination, कहां पर जाना है आपकी डेस्टिनेशन क्या, ठीक है। जो भी एंट्रीज आएगी ना, आपको उसको एक वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। वैल्यूज कैसे कराएंगे, आप एक पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो आपने वेरिएबल में स्टोर करा है उसको एज इट इज लिखेंगे जैसे आपकी टेबल में डिफाइन करा हुआ है, आपने फॉर्म कर लिया। नाउ यू हैव टू पुट these info into your table present in your database, क्योंकि गाइस आपके स्टार्टअप को कुछ वैल्यूज जाएगी आपके टेबल में, तभी तो बेनिफिट होगा। तो अगर मैं यहीं पर थोड़ा इंसर्ट करके दिखाऊं आपको, इंसर्ट इनटू इन्फो वैल्यूज, सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे नेम मैंने दिया आशीष। उसके बाद मैंने कहा ये 5 लोगों को ले जाना चाहते हैं, इनका मोबाइल नंबर समथिंग लाइक 2 to 8, ये सपोज करो हम कुछ भी लिख देते हैं, हाँ मोबाइल नंबर, वी आर नॉट मेकिंग एनी स्टफ। और ये कहां पर जाना चाहते हैं, इनकी जो डेस्टिनेशन है वो है मुंबई, ठीक है। और अगर मैं देखना चाहता हूं क्या मेरे एक्चुअल डेटाबेस में कोई चेंज आया, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, ओके। और देखो मेरे पास एक टेबल क्रिएट होके आ गई। कैन यू सी गाइस, क्या आपको ये टेबल दिख रही है, डेटा कलेक्ट हो गया डेटाबेस में, मतलब स्टार्टअप के लिए डेटा जनरेट होना चालू हो गया। अब कॉल सेंटर वाला पर्सन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर आशीष को कॉल करेगा, उससे पूछेगा आपको कौन से दिन जाना है सर, आपकी फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, वहां कितने दिन का स्टे है, व्हाट ऑल यू वांट टू सी, ठीक है। फिर आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, क्या आपको फूड चाहिए है बीच में या आप सेल्फ करेंगे, वो सारी डिटेल वो एक्सेल शीट में भर देगा। और वो एक्सेल शीट आगे प्रोसेस हो जाएगी किसको, बुकिंग वाले डिपार्टमेंट को, और बुकिंग वाला डिपार्टमेंट उस चीज को बुक करेगा, और बुक करने के बाद आशीष को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। एंड फाइनली व्हाट आशीष विल डू, आशीष ओनली हैव टू पे,
सो आशीष जो पे करेगा उस पर्टिकुलर पेमेंट में हम क्या ऐड करेंगे, हम अपने टैक्स ऐड करेंगे, ताकि जो टेक्स्ट होगा ना गाइस, जो हम टैक्स ऐड करेंगे वही हमारे लिए क्या होगा, वही हमारे लिए हमारा रेवेन्यू होगा। समझ रहे हो स्टार्टअप्स कैसे अर्न करते हैं? आपको क्या लगता है जो गो आईबीबो है उसके खुद के होटल्स हैं, या ओयो है वो क्या खुद होटल की चेन चला रहा है, या कोई एक पर्सन उसने अपना खुद का होटल बनाया और ओयो से लिंक कर दिया, या एक पर्सन उसने गो आईबीबो से लिंक कर दिया, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 3-4 वेबसाइट से लिंक करके चलते हैं? यस और नो, होता है ना? यस सर, होता है। सेम वे में जब भी आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो डेटाबेस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कहां पर होगी, एक डेटाबेस पर, है ना? नाउ यहाँ पर आ गए। अब क्या करना है, अब हम तो अपनी इस पे थे क्योंकि यूजर से हमने यहाँ पर ले लिया, तो डोंट वरी, बड़ा आसान है। हमें क्या लिखना है, हमें क्वेरी डेवलप करना है। हम लिखेंगे क्यों, हम लिखेंगे वही इंसर्ट इनटू इन्फो वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज आप डायरेक्टली पास तो नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, जितनी वैल्यूज है उसको परसेंटेज एस से रिप्लेस कर देंगे। और परसेंटेज एस क्या करेगा, जब आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे ना, तो क्वेरी के साथ आप वैल्यू पास कर देंगे, तो जो वैल्यूज यहाँ पर जिस सीक्वेंस में लिखी है ना, वो इन परसेंटेज एस की जगह फिल हो जाएंगी। और करने के बाद हमेशा जो आपका सब्सक्रिप्शन वाला होता है उसको आप क्या करा देंगे, कमिट करा देंगे, और आप क्या करा देंगे इसको। और जब आपका ये काम हो गया तो फाइनली आपका जो डेटा होगा ना वो सबमिट हो जाएगा आपके डेटा बेस पे। इसका मतलब आपके स्टार्टअप में आपका काम हो चुका है। इसको रन करता हूं। देखो रन करने के बाद ये भी एक तरह का फॉर्म की तरह डेवलप हो गया। तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर नेम सर, तो मैंने कहा विनय। एंटर हाउ मेनी 3 पीपल्स, वेयर यू वांट टू गो, मनाली। ओ सॉरी, मोबाइल नंबर, नॉट मनाली, मोबाइल नंबर हमने ये दे दिया, मनाली। नो यू कैन नॉट सी अदर डेटाबेस, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, देखो अब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उस क्वेश्चन को कैसे बता सकता हूं मैं। देखो भाई, ये सर्वर स्पेस एक कंपनी चलाती है, यस और नो, मानते हो कि नहीं मानते हो? आप यस उस सर, कंपनी को हाँ, आप उस कंपनी को अप्रोच करते हो कि यार हमें ना आपसे आपके सर्वर पर एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके देती है, ठीक है? उसने, कंपनी ने आपको इस सर्वर पर डेटाबेस बना दिया। अब जरा थोड़ा सा सोचना कि जब आप कनेक्शन करा रहे थे अपनी स्क्रिप्ट से, तो आपको एक आईपी की जरूरत पड़ी थी, यस सर, आपको एक यूजर नेम की जरूरत पड़ी थी, आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ी थी, भले ही मैंने वहां यूज नहीं करा था, और आपको एक डेटाबेस के नेम की भी जरूरत पड़ी थी। तो ये 4 नेम क्या बन जाती है, 4 नेम आपकी टोकन्स, एक्सेस टोकन्स बन जाते हैं कि आपके पास अगर ये होगा तो आप उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। और ये कंपनी के पास होता है, यूजर स्टार्टअप्स के पास नहीं होता। कंपनी डेटाबेस नेम आपको तो होता डेटाबेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। क्या कह रहे हो मनीष? है, डेटाबेस नेम तो रहता हम लोग के पास में। नहीं, डेटाबेस आपके पास नेम है, ठीक है, आपके पास डेटाबेस नेम है ना आपका। या सपोज करो आपको आईबीएम का डेटाबेस नेम पता पड़ गया, क्या आपको पासवर्ड पता है उसका? क्या आपको नो किस सर, यूजर नेम पे काम पता है? कौन सा डेटाबेस नेम है? डेटाबेस नेम से अकेले से थोड़ी कुछ हो पाएगा। पासवर्ड भी तो हाथ में आना चाहिए ना, यूजर नेम भी तो हाथ में आना चाहिए ना, आईपी भी तो होनी चाहिए ना, यस और नो? यस सर, तो इतना आसान नहीं होता कि हम किसी के भी डेटाबेस को हैक कर लें, ठीक है? उसके लिए हमें उसकी आईपी पता होनी चाहिए और यूजर नेम के साथ उसका पासवर्ड हम क्रैक कर सकते हैं, तब जाके उसके अंदर के सारे डेटाबेस देख पाएंगे। अच्छा, ये हम लोग स्टार्टअप्स यहाँ में पे बहुत, अच्छा आपने सुना होगा मनीष, बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट पे ये डालते हैं कि यू कैन बाय डेटा, यू कैन बाय डेटा, और हर एक कंपनी का डेटा आजकल क्या हो रहा है, लीक हो रहा है ना? यस सर, पर बड़ी बड़ी
छोटे छोटे स्टार्टअप जैसे yesterday I was seeing one person was selling data of Truecaller. आप इंडिया में जितने भी लोग Truecaller यूज कर रहे हैं आप उससे उसका डेटा खरीद सकते हैं। अमाउंट आस्किंग फॉर 1 लाख। आप 1 लाख रुपए में Truecaller पे जितने भी लोग हैं उन सबका डेटा आप उससे खरीद सकते हैं। तो लोग इस तरह के भी स्टार्टअप आ रहे हैं, बट ये स्टार्टअप इलीगल है। ठीक है, क्यों इलीगल है? क्योंकि भाई किसी का डेटा बेचना इज नॉट द एक प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो स्टार्टअप है वहां से डेटा आया भी नहीं आया, तो हम फिर से लिख देते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि वहां से डेटा यहाँ पर ऐड हो गया उस फ्रंट एंड एप्लीकेशन से बैक एंड सर्वर पर आ गया। तो ये गाइस क्या होता है यहाँ पर, ये बड़ा हेल्प करते हैं क्या, ये डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, तो मैं वापस आता हूं इस पर और यहाँ पर बात करता हूं कि जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हमारे लिए जो डेटाबेस होते हैं ना उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मेन हो जाती है। जैसे अब मैं आपसे बात करूं, IBM का जो सर्वर है उसकी 1 मंथ की कॉस्ट 10,000 है। ABC नाम का जो कंपनी है उसका सर्वर है उसकी कॉस्ट 6,000 है। और एक कंपनी है XYZ उसकी जो सर्वर है उसकी जो कॉस्ट है वो है 1,000। ठीक है, ओके नाउ। और एक कंपनी है विप्रो, की सर्वर की कॉस्ट है 9,000। ठीक है, इसको भी काम करते हैं, इसको 9,000 ले लेते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस आप व्हाट सर्वर कंपनी डू यू प्रेफर? डू यू प्रेफर एज अ CEO of टूर्स एंड ट्रैवल? टूर्स एंड ट्रैवल के CEO होने के खातिर आप गाइस कौन सा सर्वर कंपनी प्रेफर करोगे? कि चलो हम इस पर्टिकुलर कंपनी का सर्वर लेते हैं। हाँ, XYZ वाला XYZ। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो आपके लिए क्या है? जो आपके डेटाबेस पे डेटा है वो आपके लिए क्या है? वो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से उसका रिटर्न आएगा। मतलब वो आपके लिए आपकी इंफॉर्मेशन है कंपनी की। तो गाइस वहां पर सबसे ज्यादा चीज किसकी जाती है? सिक्योरिटी। हाँ, अब सिक्योरिटी XYZ जो 1,000 रुपए में सर्वर दे रहा है और बाकी कंपनी 9,000 10,000 में दे रही, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। जबकि यहाँ पर फ्रॉड IBM नहीं करेगी, ABC नहीं करेगी, विप्रो नहीं करेगी। इसलिए ये चीज भी देखनी पड़ती है व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर सर्वर कंपनी, कौन से कंपनी का सर्वर लेना है। समझ रहे हैं, स्टार्टअप्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, आजकल क्या हुआ है, आजकल सर्वर क्लाउड पे काम कर रहे हैं और AWS सबसे बेटर है। ओके, बट क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग केवल AWS पे नहीं होती। मार्केट में क्लाउड मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर 3 कंपनीज हैं जो कॉम्पीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। देखो, अगर आपको इंडिया में स्टार्टअप ओपन करना है और आपका क्लाउड बेस्ड स्टार्टअप है तो ऑलवेज गो फॉर AWS, सबसे ज्यादा चीप है एंड many people works on AWS in India। अगर आपका स्टार्टअप फॉरेन में भी है बहुत सारे लोग, तो गाइस एक और है जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट। उसके स्टार्टअप, उसका जो क्लाउड है ना उसको हम कहते हैं एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है, और तीसरा हमारा गूगल जिसको हम कहते हैं GCP, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल क्लाउड मार्केट में। ठीक है, अच्छा, मीनवाइल गूगल is becoming the most preferred cloud platform। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि IBM का पास भी अपना खुद का क्लाउड सर्विस है, तो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ
अगर आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनालिटिक्स, चैटबॉट्स और आपका एनएलपी, इनके लिए जाएंगे तो गाइस बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है आईबीएम क्लाउड सर्विस। बट हाँ, इन सभी पर भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। ये सारी चीजें जो मैंने अभी यहाँ पर ऐसा लिखी हैं, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर भी अप्लाई होती, डोंट वरी अबाउट दैट, हर जगह अप्लाई होती। तो हम तो लोग ये चेंज कर सकते हैं? हाँ, यू कैन चेंज। किस बारे में, कौन से वाले पे चेंज कर सकते हैं? मतलब सर पहले कुछ और लिया था, पहले गूगल लिया था, फिर बाद में मुझे आईबीएम पे शिफ्ट होना है तो। हाँ देखो, नहीं आईबीएम वैसा नहीं देगा तुम्हें, उतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए मार्केट में ये 3 है। जैसे पहले तुम गूगल पे कर रहे थे, ठीक है, तो तुम्हारे पास गूगल पे पूरा डेटा है, ठीक है, आप उनकी सर्विस बंद करना चाहते हैं, आप उनसे कहते हैं ठीक है हम डेटाबेस शिफ्ट कराना चाहते हैं और हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, वी कैन शिफ्ट फ्रॉम हियर, इजिली वी कैन शिफ्ट। भाई देखो, क्योंकि कंपनी मेरी है एंड आई वांट टू डिसाइड के विच विल और विच सर्विस आई विल यूज, ठीक है। तो डेटा शेयरिंग एंड जो मैपिंग होती है ना, वो हमारा कोडर कर लेगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे को हम हायर करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ क्लाउड अकाउंट्स वो खुद कर लेगा। बट क्या होता है ना, जैसे आप बहुत टाइम के यूजर हो, आप बहुत, जैसे आपका स्टार्टअप 10 इयर्स का हो चुका है, तो क्या करती है कंपनी ना, ऐसे क्लाइंट्स को छोड़ती नहीं है इतनी आसानी से। वह करेंगी आपको ना प्राइस ड्रॉप कर देंगी थोड़े से आपके लिए, कहेंगे चलो ठीक है, हम आपको इतने में दे दो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ इसका, जैसे आपने सुना है लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर। यस सर। आपने कहा कि सर भैया आप एक काम करो, आप ना मेरा इंटरनेट कनेक्शन ना बंद कर दो। पहले आपका जो प्लान था वो 1,000 रुपीज का था और 200 MBPS का प्लान, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, और 1000 GB आपका इसका वो था मंथ का, ठीक है। आपने कहा भैया बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, मैं नहीं रख पाऊंगा। अब गाइस सोचने वाली बात है, आप अगर उसके कस्टमर बनोगे तो उसको 1000 रुपए तो हर महीने मिल ही रहे हैं ना, उसे थोड़ी मतलब है फिर आप 100 GB यूज करो नहीं करो। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक भी, आप एक काम करो, बंद नहीं करो, हम आपका प्राइस ना, आप इतना ही प्राइस रखो, प्लान आपका यही रहेगा 200 MBPS का, हम आपको ना 1500 GB कर देते हैं। आप खुश, यार ये सही हुआ, 500 GB और बढ़ गया। अच्छा, आप ये भूल गए कि आप खुद का एनालिसिस करना भूल गए कि मंथ में आप हार्ट टू हार्ट 700 GB ही खर्च कर पा रहे थे। उसने आपको क्या दिया, ये 500 GB का एक स्वीट पकड़ा दी कि ये लो, ये खाओ, एंजॉय करो, और हमारा सर्विस प्लान डीएक्टिवेट मत करो, मतलब हमें छोड़ के मत जाओ, ठीक है, जैसे राज ने सिमरन को कहा था। अब वो वाली कहानी नहीं चल रही, यहाँ पर सर्वर प्रोवाइडर की है। अब सर्वर प्रोवाइडर भी क्या, एक छोटा सा स्टार्टअप ही तो है, वो भी तो स्टार्टअप ही है। दो लोग मिले, किसी ने एक बड़ी सी कंपनी से लाइन ली, उस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स में, उन सब्सक्राइबर से वो अमाउंट ले रहा है, उसमें से अपना कट रख रहा है और बाकी पेमेंट किसको कर दे रहा है, मेन कंपनी को। जैसे अभी अगर आप लोकल मार्केट की बात करो तो वहां पर भी एक स्टार्टअप है जिसको कहते हैं डैन कनेक्शन, या डैन हुआ, या जियो हुआ आपका, या अगर मैं बात करूं डिजिटल केबल्स की बात करूं, या अगर मैं बात करूं उसकी टाटा स्काई की। अब ये क्या है, ये तो आपको क्या लगता है, टाटा स्काई के पास सारे चैनल्स का एक्सेस है क्या? वो सारे चैनल्स को फ्री में लेता है? नहीं। जैसे वो ABC XYZ चैनल्स को भी पेमेंट करेगा थोड़ा बहुत, और बाकी जो पेमेंट होगा वो अपने पास रखेगा, पर यूजर से उन्हीं चैनल्स का लेगा वो जो देखना चाहता है ना। ये भी एक तरह का स्टार्टअप है। बट इन सारे स्टार्टअप्स को जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उन सबको अपने यूजर की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है या नहीं रखनी पड़ती? अब अगर मैं इस पर्टिकुलर यूजर की बात करता हूँ, कौन से वाले, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर की, तो गाइज ये तो एक केवल एक्सेल शीट पे आपका डेटा रख सकता है।
है ना। एक्सेल शीट में डेटा क्यों रख सकता है, क्योंकि यहाँ तो उसके पास या तो 10 होंगे, 10 नहीं या तो 100 होंगे या 200 लोग होंगे, जबकि टाटा स्काई और जियो वालों के पास जो यूजर इंफॉर्मेशन होगी वो 10-100 की तो होती नहीं है, वो तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल्स की हो सकती है। वैसे मैं बिलियंस पे नहीं जाऊंगा और बस कह सकता हूँ 50 मिलियन लोगों की इंफॉर्मेशन है, 10 मिलियंस की है, तो गाइस वहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है किसकी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो है डेटाबेस इंपॉर्टेंस इन स्टार्टअप्स। अब गाइस आई एम ओवर विथ माय टॉपिक, अब आप मुझसे डाउट पूछ लो फिर वाइंड ऑफ। ओके, एनी डाउट्स? नो सर। फाइन, तो गाइस ट्राई टू बी प्रेजेंट टुमारो आल्सो। ठीक है, देखो 31st तक है, वी हैव क्लासेस टिल 31st ऑफ जैन। ठीक है, एंड टुडे इज 3rd क्लास, 7 क्लास लेफ्ट है, एंजॉय करके पढ़ते हैं। ठीक है, एंड यू विल फाइंड अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि जो आपका लोकल सर्वर प्रोवाइडर है वो भी एक छोटा सा स्टार्टअप है, और जो उसके बड़े वेंचर्स हैं वो क्या है, टाटा स्काई। अब सोचो आपका लोकल सर्वर प्रोवाइडर ही टाटा स्काई के बराबर बन जाता तो वो भी एक कंपनी नहीं खड़ी कर देता। यस सर। हर एक कंपनी ना पहले छोटे लेवल से ही स्टार्ट हुई है। गूगल की बात कर लो, वर्कशॉप से स्टार्ट हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, इनिशियली मार्क जकरबर्ग एक छोटे से घर से स्टार्ट करा था फेसबुक, कॉलेज के रूम से स्टार्ट करा था फेसबुक, बट आज वो बहुत बड़े वो फर्म्स क्यों हैं, क्योंकि उनने एक्सपैंड करा है। और जो बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं वो छोटे बिजनेस, मतलब मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल में रह जाते हैं। बिग स्केल कंपनीज वही हो पाती हैं जो खुद को एक्सपैंड करती हैं और जितनी नई टेक्नोलॉजी आती है उनको उसके अंदर यूटिलाइज करती हैं। तो जो एआई इन स्टार्टअप का थीम है तो इसीलिए हुआ है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुकी है इस फॉर्म में। ठीक है, मिलते हैं कल, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय एंड बी सेफ। थैंक यू सर।